बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है राहत जबीन का मोहब्बत हरफ़े आखिर। ये ख़वातीन डाइजेस्ट में इसका ये शाया हुआ था। बहुत प्यारी मज़े की कज़न बेस्ड स्टोरी है। बेवकूफ़ सी कज़न होती है और पढ़ा लिखा हीरो है और उससे रिलेटेड बहुत मज़े की थोड़ी सी फ़नी सी भी है ये स्टोरी, फ्रेंडशिप बेस्ड भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत हरफ़े आखिर। ये बुखारी लॉज है जहाँ बुखारी साहब अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं। अगर आप इस फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए अंदर चलते हैं। गेट खुलते ही आपको खूबसूरत सरसब्ज़ लॉन नज़र आएगा। यकीनन लॉन की दिलकश आराइश, तरतीब और ख़ूबसूरती देखकर आप मकीनों की खुशज़ौक़ी और मेहनत को सराहेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि ये सारा कमाल मकीनों का नहीं मालिक का है। इस घर में बसने वाले आराइशों, खूबसूरती और मेहनत को पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन इस आतिश में बेखतर कूद पड़े ऐसा कतई नहीं। लॉन के बिल्कुल सामने 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक चमकदार चिकने फ़र्श वाला बरामदा है। आप बरामदे के सामने वाला लकड़ी का बड़ा सा मुनक्किश दरवाज़ा खोलिए और अंदर चले आइए। यहाँ आपको एक हाल कमरा नज़र आएगा। यूँ तो घर के अफराद उसे टीवी लाउंज कहते हैं, लेकिन आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, मीटिंग रूम, जो भी आप समझ लें। कमरे की दीदा ज़ेब डेकोरेशन और लश्कारे मारते हुए फर्नीचर की सफाई अपने हाथों से नहीं बल्कि मुलाजमा के हाथों पर कड़ी नज़र रख कर करवाई जाती है। ये मुलाजमा इस घर में बरसों से रह रही है। नाम साबिरा है, मगर सबर नाम को नहीं। घर में खाना सबसे पहले साबिरा ही खाती है। मालिकान ने खाया या नहीं इस बात से मोहतरमा को रत्ती बराबर परवाह नहीं। हाल कमरे के दाएं तरफ कॉर्नर में किचन है, जहां सिर्फ और सिर्फ मिसेस बुखारी की राजधानी है। यहाँ से जो भी चीज़ पक कर निकलती है वो इन्हीं के हाथों की तख्लीक होती है। इस राजधानी में किसी को भी कदम रखने की इजाज़त नहीं, हत्ता कि उनकी जवां साल बेटी को भी नहीं। और ये हज़रत जो सामने सोफ़े पर बैठे हैं, जिनकी मेज़ पर रखी हुई टांगें टीवी पर चलते हुए म्यूज़िक से ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, ये माशाअल्लाह मिसेस बुखारी के 18 साला नौजवान बेटे हैं। ये कसरत से टीवी के सामने रहने की वजह से 24 घंटे फ़िल्मों के ज़ेर असर रहते हैं, लिहाजा उनके मुंह से आपको कभी भी आम गुफ्तगू सुनने को नहीं मिलती। आपको ये ज़बान हर वक्त डायलॉग्स बोलती नज़र आएगी। मौसूफ़ इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं क्योंकि ARY चैनल पर मीरा का इंटरव्यू चल रहा है, लिहाजा वो इस वक्त हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएंगे। आइए हम आगे चलते हैं। ये जो बाएं हाथ पर डार्क ब्राउन दरवाज़ा है उसे बिला झिझक खोल दीजिए। अब अंदर आ जाइए। कमरे की तज़ीन और आराइश देखकर घबराने की कतई ज़रूरत नहीं। इस कमरे के मकीन को बेशरम मत कहिए, बल्कि उसके आला ज़ौक़ की दाद दीजिए। जो कुछ आपने देखा है वो हम भी देख रहे हैं। दरवाजे की बैक साइड पर किंग ऑफ स्टाइल शान का कदावर पोस्टर चिपका है, जिसमें मोहतरम ने शर्ट उतार कर कंधे पर लटका रखी है। दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली दाईं दीवार पर हुमायूं सईद अपनी फितरी फ्लर्ट तबीयत से मजबूर मस्तानी आंखों से देख रहे हैं। इस तरफ आइए। बेड की बैक साइड पर इब्रारुल हक अपनी शर्ट और चमकती हुई ब्लैक जैकेट के कॉलर खोले माइक पर गुनगुना रहे हैं। आंसा इशवा बुखारी साहिबा इस वक्त बिस्तर पर नीम दराज डाइजेस्ट पढ़ने में मसरूफ़ है। ये अभी पिछले हफ्ते BA के पेपर्स देकर फारिग हुई हैं। मशागिल इनके जो हैं वो आप जान ही चुके हैं। ज़ाती तौर पर ये क्या सोचती हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ये आइडियलिज़म पर दिलो जान से यकीन रखती हैं। नंबर 2, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचती हैं। नंबर 3, अपने लाइफ पार्टनर की जितनी खूबियाँ इन्होंने अपने दिलो दिमाग में बना रखी हैं उसका मेयार आसमान से जाकर मिलता है। नंबर 4, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में दौरान तालीम आसान से आसान सब्जेक्ट पढ़े हैं। हमेशा वो काम करती हैं जिसमें जान ना मारनी पड़े। अपने लिए आसानियाँ तलाश करती हैं। कौल व फ़िल का तज़ाद देखिए। मर्द वो पसंद करती हैं जो मुश्किल से मुश्किल काम को चुटकियों में कर लें। ये जीनियस और इंटेलेक्चुअल मर्द को पसंद करती हैं। सीधे सादे शरीफ लड़के इनको एक आंख नहीं भाते। खुद इंतहाई नाजुक हैं, लेकिन लंबे चौड़े मर्द इनकी आइडियल लिस्ट पर पहले नंबर पर आते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्में ज़ौक़ व शौक़ से देखती हैं, लेकिन ये भी चाहती हैं कि मर्द ये फ़िल्में हरगिज़ ना देखें, क्योंकि मर्दों के लिहाज से मोहतरमा इन फिल्मों के मेयार से मुतमईन नहीं। ये ख़ुद ना बोलने से पहले सोचती हैं ना बोलने के बाद, लेकिन चाहती हैं कि मर्द बोलने से पहले अपनी बात को 100 बार तो लें।
ये अपने मुखातिब से हर तरह का सवाल पूछ लेती हैं। कल ही अपने मामू से पूछ रही थी, अमृता प्रीतम के बेटे की शक्ल साहिल लुधियानी से क्यों मिलती है? ये हर वक्त किसी न किसी चक्कर में रहती हैं। अगर मोटी हो रही हैं तो डाइटिंग के चक्कर। शान की पंजाबी फिल्म देखनी है तो छुपाने के 101 चक्कर। कोर्स किताब में छुपाकर डाइजेस्ट पढ़ने के चक्कर। फिल्म चौधरानी का एक ख़ास गाना भी बहुत चक्कर चलाने के बाद 3 शिफ्टों में देखा गया था। चूँकि ये हर वक्त किसी न किसी चक्कर में रहती हैं, लिहाजा इन्हें थ्रिल और एडवेंचर से इश्क है। हमारी कहानी का मरकज़ी किरदार भी यही है। आइए देखते हैं ये अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए क्या चक्कर चलाती हैं। मामा फैसल से कहे मुझे टीशू के घर छोड़ आए। उसने नाश्ते की टेबल पर बैठते ही कहा था, हफ्ते में 3 बार टीशू के घर जाती हो तुम। नाश्ते के लवाजमात सजाते हुए मामा ने तनबीही लहजे में कहा था, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इससे साबरा मेरे कमरे की बेडशीट बदल देना। माँ को जवाब देने के बाद वो पीछे पलटकर साबरा से मुखातिब हुई, हर 2 दिन बाद आपकी बेडशीट बदलनी होती है, ख़ुद धोनी पड़े तो पता चले। पीछे से हस्बे मामूल जवाब आया था, तुम बहुत बोलती हो और ये इतनी लंबी कमीज़ मत पहना करो, उलझन होती है तुम्हें देखकर। वो उसकी घुटनों को छूती कमीज़ को नागवारी से देख रही थी। लो जी, इतना ज़्यादा कपड़ा था, बाकी बच जाता हो तो दर्जी ने रख लेना था। मैंने कहा तुम पूरे कपड़े की कमीज़ सी दो। हिसाबी किताबी तो वो हमेशा से थी। तुम्हारी भी निराली मंतक है। उसने मुस्कुराते हुए चाय का कप लबों से लगा लिया। नाश्ता कर लो तो साबरा के साथ मिलकर सफाई करवा देना। रात को आंधी चली थी, सारे घर में गर्द जमी है। मामा ने बर्तन समेटते उसे जो हुक्म दिया था वो उसकी रूह फना करने के लिए काफ़ी था। कौन, मैं? मारे सदमे के उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हाँ तुम। वो किचन की तरफ पलटते हुए बोली, पहले आपके कमरे से शुरू करें इश्वा बीबी। किसी हेल्पर के ख्याल से साबरा की तो 10 किलो कैलोरीज बढ़ गई थी। चलो ऐसा ही कर लेते हैं। वहाँ तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो मुश्किल उठकर वो उसके पीछे चल पड़ी। साथ वाले कोकर साहब के घर में कल पता है क्या हुआ? काम शुरू करते ही उसकी हस्बे आदत तमहीद बांध ली। क्या हुआ? बिस्तर की चादर झाड़ते हुए वहाँ बेदिली अरूज पर थी। काम करते हुए अंसा इश्वा बीबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, नामुमकिन। खोखर साहब बीमारी में बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। कल उनकी बेगम कमरे में गई तो पास पड़ा गुलदान उनके सर पर दे मारा। बेचारी पट्टी बांधे फिर रही हैं। कोई पूछे तो कहती हैं गिर पड़ी थी। ये नहीं बताती कि गिरी किस पर थी, खुद गुलदान पर गिरी थी या गुलदान उन पर। वो हंसी से लोटपोट हो रही थी। तुम ऐसी बातों पर कैसे हंस लेती हो? वो बेचारी मार खा के बैठी हैं, तुम्हें हंसी आ रही है? उसने मालिक बनकर नसीहत करना अपना फ़र्ज़ समझा। लो जी, वो खुद ही अपना इश्तिहार लगवाए फिर रही हैं, दूसरा मज़ा क्यों न ले? उसने किंग ऑफ स्टाइल को अपने दुपट्टे से पूछते हुए कहा, जबकि ये अपना ईद भरा अंदाज उसे एक आंख नहीं भाया था। तभी बोल पड़ी, तुम उधर फर्नीचर की सफाई करो, ये सब मैं खुद ही कर लूँगी। उसने पोस्टर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, कल से मेरा गला ख़राब है और ये ब्लड कैंसर की निशानी होती है। उसने फर्नीचर की धूल साफ़ करते हुए दिलगिरफ्तगी से कहा, क्यों? धूल मिट्टी में हाथ डालना से, क्योंकि धूल मिट्टी में हाथ डालना उसे हमेशा से नागवार गुजरता था। खुदा के खौफ से डरो साबरा, कभी किसी छोटी बीमारी पर भी इत्तेफा कर लिया करो। सर में दर्द हो तो ट्यूमर से कम नहीं, हाथ पाँव सोगे तो फालिज का अटैक, और अब ये ब्लड कैंसर। सफाई करते हुए थोड़ी सी गर्द गले में चली गई है मोहतरमा, वरना तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। उसने तकिए पर गुलाब चढ़ाते हुए कहा, आप बेशक न माने, बड़ी बीमारियां पहले यूं ही जड़ से पकड़ती हैं। साबरा बेगम कोई बात कह दें और उस पर डटी ना रहें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। यहाँ का काम ख़त्म हो जाए तो फैसल के कमरे में आ जाना, मैं वहीं जा रही हूँ। उससे बाहर निकलते हुए कहा, अंदाज ऐसा था जैसे तुमसे कौन सर खपाए। वो उसके कमरे में आई तो वो अभी तक सो रहा था। हाय, मैं काम कर रही हूँ और ये सो रहा है। उससे कलसते हुए उस पर बड़ा कंबल खींचा। 9:30 बज गए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी देर तक सोते हुए? 10 दिन बाद तुम्हारे एग्ज़ाम और ख्वाब गफलत देखो अपने। वो उसे झंझोड़ते हुए बोली तो वो तिलमिला कर उठ बैठा। बहनें तो घर का सुकून होती हैं, ठंडी हवा, आंगन की चिड़ियाँ और 2 पल का मेहमान होती हैं। वो उठते ही शुरू हो गया था। वकोमत, तुमने फिर रात को फिल्म देखी है? वो उसे घूरते हुए बोली। आहिस्ता बोलो सिस्टर, मामा सुन लेंगी। उसने दरवाजे के बाहर खड़े देखकर डरते हुए कहा, एक शर्त पर आहिस्ता बोलूँगी। वो फ़ौरन अपने मतलब पर आ गई। वो क्या? उसने बिस्तर से उतरते हुए पूछा। मुझे टिशू के घर छोड़ आओ। ये टिशू पेपर के घर तुमने रोज़ाना जाना होता है? और उससे बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा,
2 पल की मेहमान, ठंडी हवा और आंगन की चिड़िया के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? उसने उसके बरादराना जज्बात को झंझोड़ा था। जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रही हो, बहुत बड़ी ब्लैकमेलर हो तुम। उसने मुस्कुराते हुए बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। तैयार हो जाऊँ मैं? उसने ऊंची आवाज़ में पूछा। हाँ, हो जाओ। शावर खुलने से पहले अंदर से शहाना जवाब आया था। फिर अगले 1 घंटे में पूरा घर चमकाने के बाद वो नक्सक से तैयार दुरुस्त हालत में मामा से इजाज़त लेने के बाद अटेंशन पोजीशन में खड़े फैसल के साथ गाड़ी तक आई तो ताई अम्मी के घर के गेट के बाहर खड़ी ब्लैक क्रोला देखकर वो चौंक गई। ये हैदर भाई कब आए? वापसी पर पता चल जाएगा, उसने सामने डैशबोर्ड पर पड़ी कैसेट्स उठाकर देखते हुए सोचा था। ताई अम्मी ने आपकी ट्रांसफ़र के बारे में बताया तो था, लेकिन ट्रांसफ़र कराची ही में हो रही है ये नहीं बताया। उसने चाय की ट्रे टेबल पर रखने के बाद हैदर भाई की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो खुद नहीं पता था और ना ही इसने बताया। रोज़ाना पूछती थी कहाँ हो रही है तो बताकर नहीं दिया इस लड़के ने। लो अब चल गया पता। ताई अम्मी ने खुशी से निहाल अपने होनहार बेटे की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली जॉब के इतने मुख्तसर अरसे में ट्रांसफ़र होता तो नहीं, लेकिन दिस इज़ माई गुड लक कि ये सब हो गया और फिर अपने ही शहर में। उसने ज़रा सा आगे होते हुए इश्वा के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए कहा, 2 साल पहले MCS करने के बाद उसे लाहौर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही पुरकशिश जॉब मिल चुकी थी। इस कंपनी की एक ब्रांच कराची में भी कायम थी तो उसका ट्रांसफ़र भी यहीं हो गया। इन 2 सालों में कभी वो कराची आया भी तो इश्वा की उससे मुलाकात नहीं रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 आध दिन के लिए आता तो भी वो कॉलेज में होती या अकेडमी। यूँ भी उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि वो हमेशा से बहुत ही संजीदा और पढ़ाकू किस्म का बंदा था। बचपन में या बचपन के बाद जब भी उसके पास बैठती वो हमेशा पढ़ाई के मुतालिक ही सवाल किया करता था। स्कूल कैसा जा रहा है? ट्यूशन किससे लेती हो? तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है? किस टीचर का लेक्चर तुम्हें जल्दी समझ में आता है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है? बस इस किस्म के सवालों की वजह से उसे इस बंदे से खासी चिढ़ हो गई थी। ये उस किस्म के सवाल क्यों पूछते हैं? ये क्यों नहीं पूछते कि तुम्हें टॉम एंड जेरी ज़्यादा पसंद है या लायन किंग? या ये क्यों नहीं कि फुल हाउस ज़्यादा अच्छी लगती है या डे आउट, दी बेबीज़ डे आउट? लेकिन वो उससे कभी भी टीवी प्रोग्राम डिस्कस नहीं करता और वो चिढ़ते हुए उसे दोबारा कभी मुँह ना लगाने का अहद करती। उसके पास से उठ जाया करती थी, लेकिन वो बचपन था, अब वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होती जा रही थी। बचपन में जो बातें उसे बुरी लगती थी अब वही बातें उसकी गुड बुक में शामिल थी, लेकिन बकौल उसके अभी वो इतनी अहमक नहीं थी कि ये सारी खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर लेती। वो इन खूबियों को आइडलाइज ज़रूर करती थी मगर दूसरों की ज़ात में। अब भी वो पिछले 1 घंटे से उसके सामने इसलिए जमकर बैठी थी क्योंकि उसने अभी तक उसकी पढ़ाई से मुतल्लिक कोई सवाल नहीं किया था। सब लोग चाय पीने के साथ साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक हैदर साहब की फितरी रग भड़क उठी। ज़ेरे ताब फैसल था। तो मैं फैसी कर रहे हो ना? आई थिंक नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं उसके। उसने खाली कप टेबल पर रखने के बाद टांग पर टांग जमाते हुए कहा था, यूँ जैसे अपना पसंदीदा मौजू शुरू होने पर इंसान रिलैक्स होकर बैठता है। लेकिन फैसल साहब का सुकून गारत हो गया था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके चेहरे से बेचारगी टपकने लगी थी। कौन से कोचिंग सेंटर जाते हो तुम? दूसरा सवाल हुआ था। दानिश जवाब इंतहाई मुश्किल से दिया गया। किसी किस्म की मुश्किल महसूस हो मुझसे डिस्कस करो, मैं ब्रीफ कर दूंगा तुम्हें, ओके? उसका कंधा थपथपाते हुए अपना मुखलिसाना ताउन भी पेश कर दिया। जी। फैसल की फंसी फंसी आवाज़ निकली थी। अच्छी तरह दिल लगा के पढ़ो, बेहतरीन ग्रेड लाओ तो फिर मैं तुम्हारा नेवी में एंट्री टेस्ट करवा दूंगा। बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन जॉब, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? यकीनन तुम भी यही चाहते होगे। लगे हाथों बेचारे फैसल से भी राय ले ली गई थी। जी बिल्कुल, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। उसने बहुत सदमे से राय देने वाले का चेहरा देखा था। इश्वा, तुम्हारे तो गालिबन BA के पेपर्स हो चुके हैं। अब तोपों का रुख उसकी तरफ मुड़ गया था और वो जो पिछले कई लम्हों से बहुत दिलचस्पी से उसे देख और सुन रही थी बेख्तियार चौंक पड़ी। जी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुए हैं। उसने यूँ नज़रें चुराई थी जैसे चोरी पकड़ी गई हो, हालांकि दूसरी तरफ पकड़ लिए जाने का कोई तासर नहीं था। पोजीशन बन जाएगी? उसके सवाल पर फैसल ने इंतहाई बदतमीज़ाना कहका लगाया था। भाईजान, ये पासिंग मार्क्स भी ले ले तो बड़ी बात है। उससे मज़ीद गौर अफशानी की थी। इश्वा का बस नहीं चला कि उसका सर फाड़ दे।
खबरदार जो मेरी बेटी को तंग किया तो खुद के नंबर आएंगे तो पता चलेगा, ताई अम्मी ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। बस दोनों की नोक-झोंक सारा दिन इसी तरह चलती रहती है। वो पेपर देकर आती थी तो ये उसे सताने के लिए नंबरों का हिसाब करने बैठ जाता था। कोई मौका तो ये लड़का हाथ से जाने नहीं देता। मामा भी उसके साथ आकर बैठ गई थी। ये पोजीशन, ग्रेड, इन सब की अहमियत बहुत ज़्यादा सही, लेकिन असल बात तो पास होना है। अगर आप पास हो गए तो फिर पोजीशन, ग्रेड सब एक हो जाता है। कामयाबी की लाइन में शामिल हो गए तो फिर सब बराबर। वो जीनियस सामने बैठकर बड़ी खूबसूरती से उसके जले दिल पर फुफोले रख रहा था। उससे बहुत चोर नज़रों से अपने हमदर्द की तरफ देखा था, जो पोजीशन होल्डर और पासिंग मार्क्स वाले को एक ही लाइन में खड़ा कर रहा था, महज उसका दिल रखने के लिए। उसे अपने अंदर की हालत इंतहाई मशकूक महसूस होने लगी थी। ये जो कुछ भी हो रहा था सही नहीं था, क्योंकि उसके आइडियल के दरवाजे धड़ाधड़ खुल रहे थे। जिस वक्त वो ताई अम्मी की तरफ आई, बड़ी आपा आई हुई थी। वो उन्हें और ख़ुसूसन उनके बच्चों को देखकर एक सर खुशी की कैफियत में उनकी तरफ बढ़ी थी। आप कब आई? अभी कुछ देर ही हुई है। मैं अम्मी से तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। वो कह रही थी कि तुम बहुत कम आती हो इधर। वो उसे खुद से लिपटाते हुए शिकायत भी कर गई। नहीं तो मैं तो रोज़ाना आती हूँ, फिर कभी नागा हो जाए तो ताई अम्मी कहती हैं मैंने आना ही छोड़ दिया। वो मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई। बहुत कमज़ोर हो रही हो तुम, क्या खाती पीती? कुछ नहीं, लगता है सारी सेहत बालों में लग जाती है, जिस्म पर कुछ नहीं चढ़ता। वो उसके घने बालों की मोटी चुटिया को हाथ में लेते हुए बोली। ये बात तो उनकी वाकई दुरुस्त थी। उनकी तमाम फ्रेंड्स उसके बालों पर रश करती थी, हालांकि उसने अपने बालों का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा था। तेल लगाना, चुटिया बांधना तो इश्वा बीबी की आदत में था ही नहीं। देसी टोटकों से उसे सख्त एलर्जी थी। वो तो इन लंबे बालों से छुटकारा चाहती थी। ये चाहत भी पूरी हो जाती अगर मामा का डर ना होता। वो तो ये बात भी नहीं सुनना पसंद करती थी, लिहाजा तो अनकरहन उसे ये इजाफी बोझ उठाना पड़ता। बड़ी अपा अभी तक उसकी चुटिया के बल गिर रही थी। फारिग होती हो सारा दिन घर में, कुकिंग की क्लासेस क्यों नहीं ले लेती तुम? तुम्हारा टाइम भी अच्छा गुजरेगा और फ़ायदा भी होगा। बड़ी अपा हमेशा से अम्मा वाले मशवरे दिया करती थी। फ़ायदा क्या होगा? टाइम पास तो समझ में आया, फ़ायदा सर पर से गुजर गया। फ़ायदा ये होगा कि तुम घरदारी सीख जाओगी। उसे हर बात बहुत आसान लफ्ज़ों में समझानी पड़ती थी। छोड़े, आपा, मामा और साबरा है ना, उसने कुछ बेजारी से कहा। लेकिन शौहर के घर में तो मामा और साबरा नहीं होंगी ना, फिर क्या करोगी? उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। फिर मरता क्या ना करता, उससे कुछ सोचकर हंसते हुए कहा। यानी वहाँ जाकर आप सुधर जाएंगी? एग्जैक्टली। आप लोग मेरी शादी तो कीजिए, फिर देखिएगा कैसी सुगड़ बहू बनूंगी मैं, कि लोग मिसालें दिया करेंगे। उसने फर्जी कॉलर झाड़े थे। ताई अम्मी ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। मसलन क्या करेंगी आप वहाँ जाके? आपा ने दिलचस्पी जाहिर की। तमीज़दार बहू के रूप में मीठी छुरी कैसे बना जाता है, ये मैं टीशू से पूछ लूँगी। उसके पास अपनी भाभीयों की ढेरों मिसालें मौजूद हैं। उससे पास बैठे आपा के बेटे को खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के बड़े कामयाब गुर आते हैं। उसे वो मज़ीद गोहर अफशानी पर उतर आई। अच्छा वो क्या? आपा उसके करीब खिसक आई। ताई अम्मी को जाने दें, फिर बताती हूँ। उसने चटखारा लेते हुए उनके कान में सरगोशी की थी, और जब तक ताई अम्मी बाहर नहीं चली गई वो आपा के बच्चों के साथ चिड़िया उड़ी खेलती रही। और जिस वक्त वो उन्हें इज़्दिवाजी ज़िंदगी की सुनहरी असूल बता रही थी, उसी वक्त हैदर अंदर आया था। ब्लैक जीन्स और लाइट पिंक टी शर्ट में वो खासा फ्रेश नज़र आ रहा था। इन 2 सालों में उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रूव हो चुकी थी। उससे इस मकूले पर दिलो जान से एतबार आ गया था कि बेहतरीन एजुकेशन और बेहतरीन जॉब आपकी शख्सियत को निखार देती है। वो गैर इरादी तौर पर उसका तफसीली जायज़ा ले रही थी। सुनहरी असूल फिर पीछे रह गए थे। आपा ने भी उसी की तरह बड़े प्यार से अपने भाई की तरफ देखा था। इश्वा बीबी आई हैं, क्या हो रहा है आजकल? उसने टीवी ऑन करने के बाद उसके बराबर वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बिल्कुल फारिग हूँ। वो खामखा कंफ्यूज होने लगी थी। फारिग नहीं बैठना चाहिए, कोई ना कोई मसरूफियत अच्छी होती है। वो रिमोट हाथ में लिए अपने पसंदीदा चैनल ढूंढते हुए बोला। इस ढूंढा ढांडी के दौरान उसके कई दिलपसंद चैनल गुजर गए थे, जिसे उसने दरेखू इतना ना समझा। वो खासी बदमज़ा हुई थी। उसके रिमोट पर हरकत करते हाथ एक नहायत ही फजूल चैनल पर आकर रुक गए थे। इश्वा बीबी ने टीवी पर एक नज़र डालने के बाद दूसरी नज़र डालना गवारा नहीं की थी। तजरीदी आर्ट की एग्जीबिशन देखने के लिए अक्ल फ़हम से ज़्यादा हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। पता नहीं किस अहमक की ईजाद है ये तजरीदी आर्ट। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी की समझ में आता हो। वो बिला इरादा बोल गई। उसके तबसरे पर उससे बहुत सरसरी सी नज़र उस पर डाली थी। पिकासो के किसी मिलने वाले ने उसकी तस्वीरें देखकर कहा, तुम्हारी तस्वीरें किसी की समझ में नहीं आती।
कम अज़ कम मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्या तुम चीनी ज़बान समझते हो? उसके दोस्त ने कहा, नहीं। उसने कहा, 1 अरब के करीब अफराद चीनी ज़बान बोलते हैं, तो क्या तुम्हारे ना समझने से वो उसे बोलना छोड़ दें? वो बज़ाहिर टीवी की तरफ मतवज्जा नहायत तहम्मुल से उसे आईना दिखा गया था। इश्फा के तो तलों से लगी सर पर बुझी थी। अगर वो उसका आइडियल ना होता और ताई अम्मी और आपा का ख्याल ना होता तो वो अच्छी तरह से निमट लेती 21वीं सदी के पिकासो से। जब्त करना मजबूरी बन गया था, सो चुपचाप बैठी रही। ताई अम्मी चाय लेकर आई तो वो मज़ीद शर्मिंदा हो गई। आप मुझसे कहती, मैं बना लेती चाय, आप बहुत तकल्लुफ़ करती हैं। ताई अम्मी वो उनके हाथ से ट्रे पकड़कर टेबल पर रखते हुए बोली, अब तुम तो मेहमान आई हो तो क्या तुम्हें काम पर लगा देती? वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं मेहमान हूँ क्या? उसने शिकायती अंदाज में आपा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, तुम बिल्कुल मेहमान नहीं हो। वो हंसी थी, चाय मैं बनाऊंगी। वो सोफ़ा छोड़कर नीचे कारपेट पर बैठ गई। दोनों बच्चे मामू के आसपास जाकर बैठ चुके थे। कप में चाय डालते हुए वो शूरी तौर पर उसी की तरफ देख रही थी। वो बहुत रिलैक्स मूड में बच्चों से बातें कर रहा था। अगर फैसल यहाँ होता तो बच्चों समेत यहाँ की हर चीज़ उल्टी होती। जब भी आपा आती फैसल के हाथों उनके बच्चों की शामत आ जाती। प्यार प्यार में धमोके मारे जाते। ज़्यादा ही लाड आता तो हाथों से पकड़कर उल्टा लटका देता। लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उलट था। ना जाने बच्चे उसके एहतराम में थे या वो बच्चों के। जो कुछ भी था, तीनों की टांग पर रखी टांग नहीं हिल रही थी। चाय पीने के बाद वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही। वो उठा बैठा, हंसा, बोला, वो उसकी एक एक हरकत नोट करती रही। घर आने से पहले वो ये सोच चुकी थी कि कल उसे टीशू के घर जाना है। तुम्हें हर बात गलत और हर बात बुरी लग रही है। प्लानिंग सलीके से नहीं होती मिस इशफा बुखारी साहिबा, उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। खासा बीजमालो टाइप का अंदाज था उसका। वो उसे देखते हुए बेख्तियार हंस पड़ी। क्या करना होगा मुझे? वो किसी मुरीद की तरह अपने मुर्शद के सामने बैठते हुए बोली। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे? उसने आंखें नचाई। ये तुम बामुहावरा गुफ्तगू कब से करने लगी हो? 2 दिन पहले तो अच्छी भली थी। वो पुरतशवीश नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 4 अदद भाभियों की इकलौती नंद हूँ। तंज के तीर बरसाने भी ना आए तो फ़ायदा उनकी ज़ेर साए रहने का। उसने गर्दन अकड़ाते हुए कहा था, कसम से इस वक्त बिल्कुल अपनी बड़ी भाभी की तरह लग रही हो। हाय, इतनी खौफनाक लगती हूँ मैं? वो तो उस पर चढ़ दौड़ी। अपनी पड़ गई है तुम्हें, मेरा मसला तो हल करो। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मुझसे इंस्पायर हो जाए? टीशू साहिबा जो आलम तैश में खड़ी हो गई थी दोबारा ठंडी होकर नीचे बैठ गई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुंह अभी तक फूला हुआ था लेकिन प्लान मुसलसल बन रहा था। क्या खोना पड़ेगा? उधर तो दिल बैठ गया था। मेहनत करनी पड़ेगी, आराम सुकून खोना पड़ेगा। दूसरे को इंस्पायर करना खाला जी का घर नहीं है। जितना गुड़ डालोगी उतना ही मीठा होगा। उसने किसी पहुँचे हुए पीर की तरह पेशगोई की। मेहनत के अलावा कोई और हल बताओ ना। उसकी आराम तलब तबीयत को ये प्लान सख्त नागवार गुजरा। 24वीं सदी भी आ गई तो कुआं चलकर प्यासे के पास नहीं आएगा। ये बात लिख के रख लो। हाथ पर हाथ रख के बैठने का ये जो शौक़ है ना तुम्हारा, ले डूबेगा तुम्हें। वो तुम्हारा आइडियल है, तुम उसकी आइडियल नहीं हो। ये इंटरनेट का दौर है महबूब, कदमों में वाली फाल तो अब तोते भी नहीं निकालते। जो मैं कहती हूँ उस पर संजीदगी से अमल करो। आज वो तुम्हारा आइडियल है, कल इंशाल्लाह तुम उसकी आइडियल होगी। उसने इंतहाई पुरयकीन लहजे में कहा। प्लान क्या है? इससे ज़रा भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। प्लान ये है कि वो उसके करीब खिसक आई। खासा सरगोशियाना प्लान था जिसे सुनते हुए उसकी भवें कभी ऊपर हो जाती कभी नीचे। शक्ल के भी 70 जाविये बन रहे थे। कैसा? वो उसे सुनहरी असूल बताने के बाद दाँत चाह रही थी। अच्छा तो ये है लेकिन कुछ घिसा हुआ। अच्छा तो है लेकिन कुछ घिसा हुआ, उधेड़ा हुआ सा नहीं है। उसने डरते डरते उसकी तरफ देखा। इंतहाई एहसान फरामोश लड़की हो तुम, उसने बहुत सुकून से कहा। तुम बेइंतहाई बदतमीज़ मेज़बान हो। जितना तरबूज तुमने काटा था वो सारे का सारा तुम खुद खा गई हो। वो खाली प्याला उसके सामने लहराते हुए बोली, एक मज़े की बात बताऊं? मेरी जो मंजली भाभी हैं ना, कोई मेहमान आता है तो झट से आम काट कर ले आती हैं। मेहमान बेचारा 1 पीस खाता है, वो पूरी प्लेट खा जाती हैं। मैं भी आजकल उन्हीं की शागिर्दी में हूँ। उसने इंतहाई डिटाई का मुजाहरा किया। तुमसे कोई जीत नहीं सकता टीशू, तुम्हें शर्मिंदा करना पहाड़ खोदने के बराबर है। उसने इंतहाई मायूसी से कहा। तुम जो भी कहो, अपना गुरु तो तुम मुझे मान ही चुकी हो। उसने फर्जी कॉलर झाड़े। हाँ यार ये तो है। वो नहायत शराफत से मान गई। तो फिर मैं समझ लूँ कि पल पल की रिपोर्ट मुझे मिलती रहेगी? डन डन। वो उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी।
आज संडे था। वो मुतासरीन जीनियस पिछले आधे घंटे से किचन में घन चक्कर बनी हुई थी। मामा आज मामू की तरफ गई थी, लिहाजा उसे कोई टोकने वाला भी नहीं था। अलबत्ता साबिरा मुसलसल उसके काम में टांग अड़ा रही थी। बेगम साहिबा खाना पका कर तो गई हैं, अब आप आखिर क्या बना रही हैं? ज़िंदगी में पहली बार उसने एक बार फिर नॉन स्टिक के शीशे के ढक्कन के पार झांका था। जहर बना रही हूँ, खाना है तुमने? काम करते हुए तो उसका गुस्सा यूं भी सातवें आसमान पर होता था। इतना तो मुझे पता है, जो कुछ भी बन रहा है जहर हरगिज़ नहीं है। वो भी आखिर उसी घर की मुलाजिमा थी। साबरा, तुमने खाना खाया है? तुमने खाना खाना है? उसने बड़े ज़ब्त से पूछा। हाँ, लेकिन ये जो आप बना रही हैं ये भी मैं खाऊंगी। उसने एक बार फिर उचक कर देखा। ठीक है, जब ये बन जाएगा तब मैं तुम्हें दे दूंगी, अभी फ़िलहाल तुम ये खाना खाओ। वो बड़े तहम्मुल से उसके लिए खाना निकालते हुए बोली। मैं फिर बाहर ही बैठी हूँ। वो ट्रे पकड़कर बाहर जाते हुए अपनी नशिस्त भी बताती गई। थैंक गॉड। छत की तरफ हाथ बुलंद करते हुए उसने शुक्र का कलमा पढ़ा। 1:20 हुए थे। उसी पल फ़ोन की बेल बजी थी। उसने जल्दी से काउंटर पर पड़ा कॉर्डलेस उठाकर ऑन किया था। हेलो। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँची? दूसरी तरफ से छूटते ही पूछा गया। मैक्रोनीज, चिकन, मटर सब कुछ बॉईल कर लिया है मैंने। उसने तेज़ी से अपनी कारकर्दगी बताई। गुड। अभी ने एक बाउल में डालकर डालकर मसाला छिड़क, काली मिर्च छिड़क दो। मज़ेदार नमकीन डिश तैयार है। उधर से बग़ैर चखे ही चटखारा लिया गया था। अब ले जाऊं क्या? उसने उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करते हुए पूछा। हाँ, फ़ौरन ले जाओ, लंच का टाइम हो रहा है। ऐसा ना हो कि वो खाना खा ले। ओके। उसने फ़ोन बंद होने के बाद कार्डलेस दोबारा काउंटर पर रखा और क्रिस्टल के खूबसूरत बाउल में क्रिस्टल की नाजुक सी प्लेट से ढका और उठाकर बाहर निकल आई। साबरा बाहर नहीं थी। उसे कदरे सुकून महसूस हुआ। दोनों घरों के दरमियान हाथ बराबर तो फासला था। वो जिस वक्त वहाँ पहुँची, ताई अम्मी किचन में थी और वो पिकासो वहीं टीवी लाउंज में बैठा था। वो हिदायत के मुताबिक इंतहाई सलीके से सलाम करने के बाद वहीं बैठ गई। क्या लाई हैं इश्वा बीबी? उसने टेबल पर रखे बाउल की तरफ देखते हुए पूछा। आप लोगों ने खाना खा लिया क्या? उसने पूछा। नहीं, अभी तो बन रहा है, जवाब देते हुए वो उसकी लाई हुई डिश का जायज़ा लेने लगा और वो उसके तासुरात का हालांकि कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो पाया, क्योंकि वो दोबारा सोफ़े से टेक लगा के बैठ गया था। इसका मतलब है मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंची हूँ। अपनी कामयाबी पर उसका सिर खून बढ़ गया। सॉरी, मैं मैक्रोनीज नहीं खाता। अम्मी से पूछ लो, शायद उन्हें पसंद हो। अम्मी के लिए भी शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। उससे इतनी साफ गोई की उम्मीद नहीं थी। जी चाह सामने बड़ा प्याला उठाकर उसके सर पर दे मारे, लेकिन उस हरकत से पूरा इंप्रेशन पड़ने का ख़तरा था। सुकून के घूंट पीकर बैठी रही। एक्चुअली ये खालिस ज़नाना किस्म की डिश है। वो उसकी तरफ से उसका दिल रख रहा था और दूसरी तरफ उसे आग लग गई थी। इस पर औरत की तस्वीर बनी है। ज़नाना डिश, उसने जलकर सोचा था। असल में फैसल बहुत पसंद करता है ये, उसके लिए बनाई तो आपके लिए भी ले आई। अगर आपको नहीं पसंद तो डोंट वरी। उसने बड़े जबर से लापरवाह बनने की कोशिश की थी। इतनी सख्त गर्मी में किचन में सर खपाया। पूरा आधा घंटा ये सब बनाने में लगा और कैसे मुंह फाड़ के कह दिया कि मुझे तो नहीं पसंद। वो कलस कर रह गई थी और वो कह रहा था, मुझे बिरयानी और चाप ज़्यादा पसंद है। मेरे खाने में ज़्यादातर यही डिशेस होती हैं। अगर तुम बिरयानी बनाकर लाई होती तो ये बाउल अब तक खाली हो चुका होता। वो बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराया। जहर ना बनाओ तुम्हारे लिए, उसने जल कर सोचा था। अरे ईश्वर, तुम कब आई? ताई अम्मी ने किचन से निकलते हुए पूछा। अभी आई थी, उसने खड़े होते हुए कहा। बैठो। क्या लाई हो? वो भी उसकी लाई हुई डिश चेक करने लगी। मुझे बहुत पसंद है ये। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई तो उसे काफ़ी हौसला हुआ। तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। पलटते हुए उसे बैठने का इशारा करते हुए बोली। नहीं ताई अम्मी, अब मैं चलती हूँ। मामा घर पर नहीं है और फैसल को भी खाना देना है। अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी तो जतलाना था। खाना खाने में टाइम ही कितना लगेगा? खा कर जाना, मैं लगा रही हूँ। उनके हतमी अंदाज पर वो मजबूरन रुक गई। बैठना मुनासिब नहीं लगा तो उनके पीछे किचन में चली आई। ताई अम्मी के साथ मिलकर उसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया था। ताई अम्मी ने बिरयानी बनाई थी और वो खासी रग़बत से खा रहा था, जबकि ईश्वा बेबी को आज बिरयानी सख्त बुरी लग रही थी। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमें हल्की फुल्की ग़ज़ा सूट ही नहीं करती। पिज़्ज़ा, सैंडविच ये हमारी भूख को मिटाने के लिए नाकाफ़ी होते हैं। ब्रिटिश ममालिक में तरक्की इसलिए है कि वो लोग चलते फिरते काम करते कभी कोई हल्की ग़ज़ा खाने को तरजीह देते हैं। उन्होंने खाने को मेन प्रॉब्लम नहीं बनाया, लेकिन हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम ही खाना है। आज क्या खाएंगे, आज क्या पकाएंगे, हमें ये सब अजीब नहीं लगता, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं
वहाँ दिन भर की सख्त मेहनत के बाद हमें हैवी लंच या डिनर की ज़रूरत होती है। वहाँ हर काम मशीन करती है, यहाँ हर काम हमें खुद करना होता है। मशीन रखने के बावजूद हम इनकी ग़िज़ा को अपनी ग़िज़ा में शामिल नहीं कर सकते। उन्हें सब्ज़ियाँ बॉयल करके खाने में मज़ा आता है, लेकिन हमें सब्ज़ियाँ पका कर खाने में ज़्यादा लज्जत महसूस होती है। हम अपना टेस्ट तो ख़राब नहीं कर सकते। वो खाने में कैलोरीज चाहते हैं, लेकिन हमें मज़े से मतलब होता है। हम उनकी खुराक को अपनी खुराक के बाद तो खाना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी खुराक में नहीं। हमें इस चीज़ की तलब होती है जो हमारे अंदर का हिस्सा है। वो बिरयानी खाते हुए ब्रिटिश कंट्रीज़ की ग़िज़ाई कैफियत के बखिए उधेड़ रहा था। ये सब वो उसे सुना रहा था या उसकी आम गुफ्तगू का अंदाज़ था। खैर, जो भी कुछ था, वो उसके लिए आइंदा कभी कुछ ना बनाने का अहद करते हुए वहाँ से उठी। मौसम बहुत ही प्यारा था। अब शाम को तो मज़ीद अच्छा हो गया था। साफ़ शफाफ ठंडी सुबह हवा चल रही थी। वो लॉन चेयर पर बैठी फैशन मैगज़ीन देख रही थी जब फैसल भी वहीं आ गया। चलो टेनिस खेलते हैं, उसने हाथ में पकड़े टेनिस को लहराते हुए कहा था। जब से उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, उसे 24 घंटे खेलने के लिए कमर कस रखी थी। हर वक्त उसके हाथ में टेनिस बैट या फुटबॉल नज़र आती थी। मैं नहीं खेलूँगी, उसने मैगज़ीन से नज़रें हटाए बगैर जवाब दिया। एक वक्त आएगा, ये दुनिया मेरे कदमों में होगी और मैं उसे रोता हुआ गुजर जाऊँगा। वो अपनी मादरी ज़बान पे उतर आया। तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत है? उसने मसनूई हैरत से पूछा। मैं वर्दी अपने वतन छोड़ आया हूँ, लेकिन बूट पाकिस्तान के पहनता हूँ। पैरों में रौन डालूंगा, ताज और ब्राई का सर भी और ताज भी, उसने सीना तानते हुए कहा। खासी पुरानी फ़िल्म हो गई है, तुमने दोबारा देखी है? वो उसके डायलॉग से मुतासिर हुए बगैर दोबारा मैगज़ीन की तरफ मतवज्जा हो गई। फिर खेल रही हो? नहीं, जवाब हनूस कायम था। ओके, मैं हैदर भाई को बुला लाता हूँ। इस वक्त तो वो ऑफिस से आ ही चुके होंगे, वो कहते हुए गेट की तरफ बढ़ गया। उसने चौंक कर सर उठाया था जब वो सामने आए। मोटी सी किताब लेकर बैठ जाओ, टिशू की हिदायत उसके कानों में गूंजी। मैगज़ीन वहीं छोड़कर वो दौड़ती हुई पापा की स्टडी में गई। बुक रैक में उल्टे सीधे हाथ मारने के बाद कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा हाथ लगा। खासा मोटा था। वही पकड़कर उसी तेज़ी से दौड़ते हुए दोबारा वहाँ आकर बैठ गई। पूरे 5 मिनट बाद जब वो इन्हमाक से किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी, वो दोनों गेट से अंदर दाखिल हुए थे। हैदर ने उसे देखते ही दूर से ही हाथ हिलाया। जवाबन उसने भी ऐसा ही किया। फिर उन दोनों ने नेट के पास जाकर खेलना शुरू कर दिया। उसकी नज़रें किताब पर थी, मगर कान उसी तरफ लगे हुए थे। भाई, मैं बिल्कुल एहतसामुल हक की तरह खेलता हूँ ना? फैसल ने फूले हुए सांस के दरमियान तायीद चाही थी। हाँ, लेकिन जब तुम झुककर शॉट लगाते हो तो बिल्कुल मार्टिना लगते हो, उसने अपना शॉट खेलते हुए मुस्कुराकर कहा, जबकि फैसल की मर्दानगी पर गहरी चोट पड़ी थी। अगर आप मुझे मार्टिना से तशबीह ना देते तो यकीनन मैं आपको किसी अच्छे प्लेयर के मुकाबिल मानता। उसकी बात पर वो खुलकर हंसा था। मेरा ख्याल है अब हम थक गए हैं, अब बस कर देना चाहिए। उसने रैकेट घास पर फेंका और लॉन चेयर की तरफ बढ़ गया। फैसल ने भी उसकी तकलीद की थी। इशवा ने मज़ीद किताब में सर दे लिया। वो बैठा भी तो उसके सामने ही था। शहाबनामा बहुत अच्छी किताब है, ये पहले पढ़ी है तुमने? उसने टाइटल की तरफ देखते हुए पूछा था। जी हाँ, पहले भी कई बार पढ़ चुकी हूँ। ये मेरी फेवरेट किताब है ये, उसने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। अगर हम एक किताब बार बार पढ़ते हैं तो उसमें कमाल हमारा नहीं, राइटर का होता है। अच्छा राइटर हमें बार बार पढ़ने पर मजबूर करता है। और कुदरतुल्लाह शहाब तो बिलाशुबा एक अच्छे राइटर हैं। तुमने उनकी माँ जी तो पढ़ी होगी, वो तबसरा करते करते अचानक सवाल पर उतर आया। हाँ, वो मुश्किल क्या है पाई, पापा की स्टडी में बुक्स की बड़ी अच्छी कलेक्शन है, आप देखिएगा कभी, फैसल ने कहा। इंग्लिश लिटरेचर में मेरे फेवरेट हैं शेक्सपियर, हिल्टन, शेले। झील, झरने, मौसम, बादल, हवा, रंग और खुशबू की दुनिया आबाद है, तुम पढ़ो, तुम्हें उनमें एक खुशगवारियत महसूस होगी। वो बगौर उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन हर अच्छा राइटर ज़रूरी नहीं हमें पसंद भी हो। हिल्टन शैली का जिक्र सुनकर ही वो खासी बददिल हुई थी। यही तो अलमिया है, जिस राइटर की तहरीर में हमें अपना पसंदीदा मौजू नज़र आता है वही राइटर हमें अच्छा लगने लगता है, और जिसकी तहरीर हमारे मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती हम बड़े धड़ल्ले से उसे बकवास राइटर का खिताब दे देते हैं। रोमांटिक लोग हर कहानी में रोमांस चाहते हैं, जबकि संजीदा हल्कों में तख्लीकी कहानियाँ पसंद की जाती हैं जिसमें इश्क पीछे और करियर आगे होता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी कहानियाँ अक्सरियत पसंद करती है, जबकि बहुत कम लोग रोमांटिक स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं। और ये बात सही भी है। आपका करियर ही आपकी बुनियाद बनाता है। इश्क तो आपको कभी ना कभी किसी न किसी से हो ही जाएगा, शादी भी हो जाएगी,
शादी हमारा हेडेक नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स का हेडेक है। वो उसे जब भी हल करेंगे उनका मसला है। शादी के बाद अगर मोहब्बत होगी तो ठीक, वरना कॉम्प्रोमाइज़ तो है ही। यूँ भी मोहब्बत कोई चीज़ नहीं होती, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। सामने बैठी शिवा को एक पल के लिए यूँ लगा जैसे आखिरी फिक्रा बोलते हुए उसकी आंखें मुस्कुराई थीं। यानी आपकी नज़र में मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है? फैसल ने इंतहाई सदमे से पूछा। मोहब्बत की अहमियत तो बिलाशुबा एक हकीकत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का दायरा कार में सिर्फ मोहब्बत ही का जाल बिछा कर ना बैठे रहें। ज़िंदगी में करने को हमें और बहुत से काम हैं। हमें मोहब्बत को फुल टाइम जॉब नहीं बनाना चाहिए। आई थिंक ये पार्ट टाइम भी रहे तो भी पावरफुल होती है। वो मोहब्बत की टाइमिंग सेट कर रहा था। उसे एक बार फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस हुई थी। उसका जी चाहा अपने हाथों में पकड़ी ये मोटी किताब अपने ही सर में दे मारे, क्योंकि उसके सर पर मारने से फ़ायदा भी कोई नहीं था। टिशू मारे हंसी की लोटपोट हो रही थी। बहुत बुरी फंसी हो तुम इश्वा बीबी, चलो अब ये शेर पढ़ा करो। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ठंडी आएँ भरना भी लाजमी है। वो जल्दी पर तेल छिड़क रही थी। वो उल्लू कहीं का कॉम्प्रोमाइज़ को वेरी सिंपल कहता है। उसे क्या पता मोहब्बत क्या होती है। वो गधा मोहब्बत का भी टाइम टेबल बनाएगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि आठ आंसू रोए। कह रहा था इश्क तो कभी ना कभी किसी ना किसी से हो ही जाएगा, और शादी भी। हाय टिशू, ये कभी ना कभी किसी ना किसी कौन है? वो तो इस नादीदा हसीना से जलने लगी। बस तुम्हारे बुरे नसीब, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। उसके बुरे नसीब कहने पे वो उसे बुरी तरह घूरने लगी थी। ये छोटी भाभी का तकिया कलाम है। वो रोज़ाना अपने बुरे नसीबों को कोसती हैं। वो हस्ब आदत शर्मिंदा हुए बगैर बोली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना। मैं तुमसे मशवरा लेती ना ये सब कुछ होता। उसने बड़ी ढिठाई से सारा इल्ज़ाम उसके सर रखा था। जी नहीं, मेरे मशवरे इंतहाई मुनासिब थे। अब इन तिलों में ही तेल नहीं तो था तो मेरा क्या कसूर? वैसे भी ये सब तुम्हारी कमकली की वजह से हुआ है। एक बंदे बशर को इंस्पायर नहीं कर सकती तुम? बिल्कुल फजूल लड़की हो, उसने बेड पर ऊंधा लेटते हुए कहा। जो कुछ भी हुआ है अब मैंने तौबा कर लिया। अब मैं तुम्हारे किसी भी मशवरे पर अमल नहीं करूँगी। पहला तजर्बा भी नाकाम हुआ और दूसरा भी। अब मैं तीसरा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी। समझता क्या है वो अपने आप को? ज़रा सी 2 जमातें ही मुझसे ज़्यादा पढ़ा है ना। यूएनओ का मेंबर तो नहीं बन गया। उसके ज़रा सी 2 जमातें कहने पर टिशू की आंखें फट गईं। इतने रकीबाना ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ लिहाज करो। उसकी 16 जमातों को तुमने ज़रा सी 2 जमातें बना दिया। और वैसे भी अगर तुम अभी ग्रेजुएट नहीं हुई, जो अपने आप को उससे सिर्फ 2 साल ही जूनियर समझो, माना कि तुम्हारा दिल दुखा हुआ है, मगर किसी की शहरक पर पाँव रखने से क्या होगा? वो डरते डरते उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा दिल क्यों दुखेगा? उसने नज़रें चुराते हुए कहा। तुम्हें अच्छा लगता है ना? वो उसके करीब बैठते हुए पूछा था। हाँ, मोहब्बत भी है शायद। वो सर झुकाते हुए अपने हाथ के नाखूनों को देखने लगी। लेकिन इसे सीधा कैसे किया जाए? उसने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अब मैं तुम्हारी किसी प्लान पर अमल करने वाली नहीं हूँ। बस जो मेरी किस्मत में होगा मिल जाएगा। उसने खासा दादी अम्मा वाला स्टाइल अपनाया। ये तुम किस्मत पर कब से यकीन करने लगी? उसने खुशगवार हैरत से कहा। जब से तजर्बे नाकाम हुए हैं। उसने ठंडी आह भरी। अच्छा देखो, अब ऐसे तो मत बैठो ना, चलो कहीं बाहर चलते हैं। साइमा और मुअम्मर की फ़िल्म लगी है, वो देखते हैं। वो उसकी हिम्मत बंधाते हुए बोली, मुझे नहीं देखनी, मैं उकता गई हूँ इस माँ बेटे की मोहब्बत से। उसने उकताहट से कहा। ओके, मेरा भी मूड नहीं हो रहा था, लेकिन प्लीज़ तुम तो अपना मूड ठीक करो ना। वो कहीं नहीं जाएगा, हमेशा यहीं रहेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही बनना है। तुम ये बात कैसे कह सकती हो? उसने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बस एक आइडिया है मेरे जहन में। मैं उस पर अमल कर लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे घूरते हुए बोली, सुन तो लो, कामयाबी ना हुई तो तख्ते पर चढ़ने को तैयार हूँ। वो उसके करीब खिसकते हुए बोली, और एक दफ़ा फिर सरगोशियाँ शुरू हो गई थीं। ये क्या होता जा रहा है तुम्हें? इतनी इलमैनर तो तुम पहले कभी भी नहीं थी। वो सख्त गुस्से में थी। क्या हुआ? उसने डरते डरते पूछा। पिछले 2 घंटे से भाभी और हैदर नीचे बैठे हैं, तुमने एक बार भी झांक कर नहीं देखा वहाँ। क्या सोचती रही होंगी? क्या तरबियत दी है मैंने अपनी बेटी को? मामा की बात पर उससे ठंडी आह भरी। हाय, उनको क्या वास्ता आपकी बेटी से मामा? आप जल्दी से नीचे आओ। वो उसे घूरती हुई वापस चली गई। उसने आईने के सामने खड़े होकर एक गमज़दा नज़र अपने आप पर डाली और फिर बाहर निकल आई। नीचे पहुंचकर उसने ताई अम्मी को सलाम करते हुए उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था। सो रही थी? ताई अम्मी ने उसके सर पर प्यार देते हुए पूछा था। जी वो नहीं, कहते कहते रुक गई।
बेटा ये कौन सा वक्त होता है सोने का, अब तो खासी शाम हो गई है। उनकी बात पर वो महज मुस्कुरा कर रह गई। आपा नहीं आई है क्या? अब उससे कुछ तो पूछना था, कल आएगी, फ़ोन आया था उसका, मिल आया करो तुम भी कभी कभार, यूँ भी फारिग हो आजकल। वो फिर महज जी कहकर रह गई। रात को जा रहा है हैदर उसकी तरफ, जी चाहे तो साथ चली जाना। उनकी फ़राख दिलाना ऑफ़र पर वो बौखला गई। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं फिर किसी रोज़ चली जाऊंगी। उसने बर वक्त बहाना सूझ जाने पर शुक्र अदा किया था। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ताई अम्मी की यही बात तो इसे अच्छी लगती थी कि कभी भी वो अपनी बात दूसरों पर मुसल्लत नहीं करती थी। मामा और ताई अम्मी के दरमियान हमेशा रवायती देवरानी जिठानी वाली चपकलिश कभी नहीं रही थी, और इस बात की मिसाल तो तमाम फैमिली मेम्बर्स देते थे। जब वो दोनों इकट्ठे रहती थी तब भी, और अब जबकि अलहदा थी तब भी, खलूस और मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आया था। ईश्वा, मैं और हैदर भाई की एफसी जा रहे हैं, तुम चलोगी? फैसल की बात के जवाब में वो अभी कुछ कहने ही वाली थी कि मामा बोल पड़ी। नहीं, ईश्वा कहीं नहीं जाएगी, उसे बहुत से काम करने हैं। जाओ बेटा तुम किचन में। मामा की बात पर वो खासी हैरान हुई। किचन में तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे आगे उसने किचन की तरफ जाते हुए सोचा, यूं भी उसका वहाँ बैठने को दिल भी नहीं चाह रहा था। उठने का बहाना तो मिल गया था, लेकिन ये बहाना इतना मेहनत तलब होगा उसका उसे गुमान नहीं था। मामा उसके पीछे ही किचन में चली आई थी और डिनर का मेन्यू सुनकर तो उसके तोते उड़ गए थे। बिरयानी बना लेना, चाम का गोश्त फ्रिज में रखा है वो भी निकाल लेना, मसाला वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। साबरा को भी अपने साथ लगा लेना, मैं भेजती हूँ उसे। वो बड़े इत्मीनान से कहते हुए बाहर निकल गई थी। मुझे बिरयानी और चाप बहुत पसंद है, उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। जहर ना बनाऊँ तुम्हारे लिए, वो जलते हुए बड़बड़ाई। और मामा को मुझे सुगर बनाने का अचानक ख्याल कैसे आ गया? यूँ तो किचन में घुसने नहीं देती और साबरा को साथ लगा लूँ। उसे बिरयानी बनानी आती है क्या? उसने फ्रिज से चिकन और चाप निकाल कर सिंक पर पटके थे। बेगम साहिबा कह रही हैं मैं किचन में आपके साथ काम करवाऊँ। ये आपको हुआ क्या है आखिर? साबरा ने अंदर आते हुए कहा, और आखिर में उसकी किचन में मौजूदगी पर तंज भी फरमाया। वो कुछ नहीं बोली चूँकि गुस्से में बहुत थी। मेरे हाथ में खारिश हो रही है, मेरे दादा को ताउन की बीमारी थी, लगता है मुझे भी वही हो गई है। उसने इंतहाई लगन से अपनी बीमारी का जिक्र किया। अब अगर तुम ताउन से मर भी जाओगी तो मैं भी तुम्हें किचन से बाहर नहीं जाने दूंगी। वो सुकून से प्याज की टोकरी उसके सामने रखते हुए बोली थी। मैं अभी आती हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो प्याज कट चुकी हो, उसने बाहर निकलते हुए कहा। और जब वो 5 मिनट के बाद तरकीबों वाली किताब लेकर वापस आई तो वो वाकई प्याज काट चुकी थी। अब उस किताब के सहारे बिरयानी बनाना कुछ मुश्किल भी नहीं था। उसने बिरयानी की तरकीब खोलकर दरमियान में सफ़ा पलट जाने के डर से एक चम्मच रखा और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद काम शुरू कर दिया। 1 गिलास पानी मिल जाएगा? वो जो चिकन का मसाला बनाते हुए किताब में सर दिए कर खड़ी थी, हड़बड़ाकर पीछे पलटी। जीनियस दरवाजे में खड़ा था और यकीनन उसके हाथ में पकड़ी किताब भी देख चुका था। उसने उस अचानक छापे पर उसे तैश तो बहुत आया, मगर कहा कुछ नहीं। पहले तो जी चाहा साबरा से कह दे, मगर फिर कुछ मुनासिब महसूस नहीं हुआ तो खुद ही फ्रिज में से बोतल निकालकर गिलास में पानी भरा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इन तरकीबों से खाना अच्छा बन जाता है क्या? वही हुआ जिसका डर था। जी, उसने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। सब खा लेते हैं? वो इंतहाई संजीदगी से पूछ रहा था, जबकि लहजे की शरारत साफ आया थी। जी हाँ, उसने खासा चबाते हुए कहा था। अमूमन तुम कितनी देर में खाना बना लेती हो? अब यकीनन सारी दुनिया की ख़वातीन के कुकिंग शेड्यूल बताए जाएंगे, उसने कटते हुए सोचा। सब्र का फल मीठा होता है, उसने तनकते हुए कहा। इसका मतलब है आज मीठी बिरयानी खाएंगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो कहिए। वो उसे वहाँ से टालना चाह रही थी। ज़रूरत तो है, मगर एनीवे तुम बहुत मसरूफ़ हो इस वक्त। पानी के लिए शुक्रिया, वो कहते हुए वापस पलट गया। लगता है 3 निशाने पे लग गया, अब आगे आगे देखिए होता है क्या, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। चावलों की तरफ मुतवज्जा हो गई। आजकल मामा ने किचन की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप रखी थी। 3-4 खाने पकाने वाली किताबें भी ला कर दी थी। ना जाने उन्हें क्या हो गया था, वो उसे सुगर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। रोटी से लेकर खाना पकाने तक वो हर काम उसी से करवा रही थी। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात को फैसल की फरमाइशें, वो उस रूटीन से अच्छा खासा बौखला गई थी। उस वक्त भी वो उसे खाना पकाने का कहकर खुद मार्केट चली गई थी। सुबह फैसल उसे चिकन मशरूम्स बनाने का कहकर गया था। वो उसी में मसरूफ़ थी कि डोर बेल बज उठी। वो सब कुछ यूं ही छोड़कर गेट तक आ गई। उसने मामा के ख्याल से बिना पूछे गेट खोल दिया, लेकिन बाहर खड़ी ख़वातीन को देखकर वो कुछ शर्मिंदा हो गई। वो उनको शक्ल से तो जानती थी, मगर नाम से नहीं। इतना बहरहाल उसे पता था कि वो उनके जानने वालों में से हैं।
आइए आंटी, उन्हें अपने हमरा ड्राइंग रूम में ले आई। बैठिए आप, वो उन्हें बैठने का इशारा करते हुए बोली। वो दोनों ख़वातीन सामने सोफे पर बैठ गईं। वो भी उनके सामने बैठ गई। कैसी हो बेटा तुम? उनमें से एक खातून ने उसके माथे पर प्यार करने के बाद पूछा। वो उनके प्यार के इस ख़ास अंदाज पर कुछ नर्वस हो गई। वालदा कहाँ है तुम्हारी? दूसरी खातून ने भी उसकी तरफ दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। अम्मी मार्केट गई हैं, अभी आती होंगी, वो नर्वस होते हुए बोली। खुद इन ख़वातीन का उसके साथ इतना गहरा रिश्ता तो नहीं था कि वो उसे इतना प्यार करती। ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ तो होना ही था। बेटा हमें पहचानती तो होगी तुम? वही पहले वाली खातून ने पूछा था। जी आंटी जानती हूँ, उसने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा, क्योंकि नाम तो जानती नहीं थी। आप मामा की दोस्त हैं, उसने कुछ रुकते हुए कहा। बिल्कुल ठीक पहचानी तुम, माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्ची हो। क्या कर रही हो आजकल? वो हर बात मुस्कुराकर पूछती थी। बीए के एग्ज़ाम्स दिए हैं और अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है, उसने बहुत सादगी से जवाब दिया। उसके बाद उनका लहजा बहुत मैनीखेज़ महसूस हुआ। उसके बाद एमए में एडमिशन लूँगी। उसकी बात पर दोनों हंसने लगीं। और अगर एमए से पहले ही तुम्हारी शादी हो गई तो? उनकी बातों पर उसे कुछ घबराहट होने लगी। ज़ाहिर है ना समझ तो थी नहीं कि उन ख़वातीन का लगाव महसूस ना कर सकती। वो वहाँ से उठने के बहाने सोचने लगी, लेकिन यहाँ से जाना भी तो नामुनासिब था। वो उससे उसके मुतालिक सवाल पूछती रहीं, कौन से स्कूल में पढ़ी हो, कौन से कॉलेज, सब्जेक्ट क्या पढ़े, वगैरह वगैरह। वो बहुत मुख्तसर जवाब देती रही। फिर उनसे 5 मिनट का कहते हुए किचन में चली आई। जब तक वो मैंगो स्क्वैश बना कर लाई तब तक मामा भी आ गई। उसने दरवाज़ा खोलते ही उन औरतों के बारे में बता दिया और ये भी कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं। जाओ तुम अपना काम करो। और सुनो, वो जो पलट रही थी दोबारा रुक गई। तुम्हें अब वहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगी सब, वो कतई लहजे में कहते हुए आगे बढ़ गई। तो वो हाल कमरे से अंदर जाने की बजाय पिछले लॉन की तरफ आ गई। किचन में आने के बावजूद उसकी सोच वहीं अटकी हुई थी। क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं? काफ़ी देर गुजर गई थी। वो काम मुकम्मल करने के बाद अपने कमरे में चली गई। ना वो खुद बाहर गई थी और ना ही मामा उसे बुलाने आई। कुछ देर बाद बाहर से आवाज़ें आना बंद हो गई तो उसने उनके चले जाने पर शुक्र अदा किया। तजस्सुस तो बहुत हो रहा था, लेकिन अब मामा से पूछ भी नहीं सकती थी। अब बाहर मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई थी। फिर 10 मिनट बाद ताई अम्मी की बातों की हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू हुई, लेकिन वो बाहर नहीं निकली। कुछ थकावट महसूस हो रही थी। यूँ भी खाना बनाते हुए चखने में वो काफ़ी सारा खा चुकी थी और अब नींद आ रही थी। उसने एसी ऑन किया और वहीं कारपेट पर सो गई। उसी शाम जब वो सोकर उठने के बाद मुंह धोकर बाल बना रही थी कि बिना दस्तक दिए उसके कमरे में चला आया। चुटियाँ बनाते हुए उसके हाथ एक पल को रुके थे। हाय, वो बेड के सामने पड़ी चेयर पर बैठते हुए बोला और फिर कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी। वो पहली बार उसके कमरे में आया था और यूँ अचानक वो बहुत हैरान हो रही थी और उसे कमरे में गहरी नज़र दौड़ाते देखकर शर्मिंदा भी। आज ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने कमरे की सजावट पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? लेकिन दूसरे ही पल उसकी सोच ने पलटा खाया था। उसकी सोच का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? एक हुक सी उठी थी दिल में। आज कौन आया था यहाँ? वो बगौर उसकी तरफ देखते हुए पूछ रहा था। कौन आया था? वो उल्टा उसी से पूछने लगी। कोई 2 ख़वातीन आई थी। हाँ, वो मामा की दोस्त है ना, वो आई थी। उसकी इन्फॉर्मेशन पर वो हैरान हो रही थी। उसे कैसे पता चला कि कोई आया था, और अगर आया भी था तो उसका क्या वास्ता है इस बात से? क्यों आई थी? वो अब भी उसी तरफ देख रहा था। मुझे क्या पता क्यों आई थी, वो चिढ़कर बोली। वो तुम्हारे लिए प्रपोज़ल लेकर आई थी। उसने अपनी तरफ से धमाका किया था, लेकिन वो उनके आने का थोड़ा बहुत मकसद तो समझ ही चुकी थी, लिहाजा उस धमाके पर उससे कोई ख़ास असर नहीं किया। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? लड़कियों के प्रपोज़ल तो आते ही हैं, उसने यूँ करते हुए कहा जैसे रिश्तों की लाइन लगी हो। मुझे लड़कियों के प्रपोज़ल आने पर एतराज़ नहीं, लेकिन जब तुम्हें कोई प्रपोज़ करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आते हुए बोला। क्यों, मेरी शादी नहीं हो सकती क्या? उसने बहुत हसरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी शादी होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझसे, और अगर हमारे दरमियान कोई टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। उसने दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या? उधर तो ठंडी हवा के झोंके आने लगे थे। ये जीनियस क्या कह रहा था? कहीं पी कर तो नहीं आ गया? वो उसे मशकूक नज़रों से देखने लगी। इतने साफ लफ्ज़ों में कही हुई बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती? उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस पर तो जैसे शादी मर्ग वाली कैफियत थी, मगर अब कुछ अड़ी भी तो दिखानी थी कि ये क्या है। क्या कि वो इकरार करे और मैं कह दूँ हाँ? मुमकिन क्यों नहीं है, जबकि हमारी मंगनी भी हो चुकी है। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी। क्या? इस इंकिशाफ पर तो वो हैरत के सातों समंदर में पहुंच गई। तुम्हारी बाखबरी पर काफ़ी सदमा पहुंचा है मुझे। वो दोबारा जाकर चेयर्स पर बैठ गया था।
मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा। वो ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाकर नीचे कारपेट पर बैठते हुए बोली, 6 माह पहले लाहौर में मुझे अम्मी का फ़ोन आया था। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे मेरी राय पूछी थी और मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छी राय दी थी और चाची जान से कहा था कि इस रिश्ते को कायम करने से पहले तुमसे ज़रूर पूछ लें, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो एक इंतहाई अहमक लड़की है, उसे इन बातों की बिल्कुल समझ नहीं, लिहाजा उससे पूछने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुस्कुराती आंखों के साथ पुरसुकून अंदाज में टांग पर टांग रखते हुए कहा, एक बेहतरीन फैसले के पीछे अगर हमसे हमारी राय ना भी ली जाए तो फ़ायदा हमारा ही होता है। उसने दिल में सोचा था लेकिन कहा नहीं, और कहती भी क्यों, वो तो खुद को पहले ही फन्ने खां समझता है, मज़ीद अकड़ जाएगा। मुझे लगता है तुम कुछ दिनों से मुझसे नाराज़ हो, ना ही मेरे लिए कोई नई डिश बनाई और ना ही किसी किताब पर तबसरा किया। गिरते हैं शहरसवार ही मैदान जंग में। बहुत जल्दी हार मान ली तुमने। कुछ दिन और डट कर मुकाबला किया होता, कामयाबी तो तुम्हारा मुकद्दर होना ही थी, ऐसे भी और वैसे भी। भला का शातिर इंसान था, कोई बात उससे छुपी रह जाती ये तो मुमकिन ही नहीं था। उसका जी चाहा अपना सर पीट डाले। खासा तजाद पाया जाता है आपके कॉल ऑफ फेल में। आप शायद भूल गए, इश्क पीछे होता है और करियर आगे, और यूं भी इश्क तो आपको कभी ना कभी किसी न किसी से हो ही जाएगा और शादी भी हो जाएगी। वैसे भी शादी आपकी हेडेक नहीं, और मोहब्बत को भी आप किसी खाते में नहीं गिनते, क्योंकि आपके नज़दीक कॉम्प्रोमाइज़ की अहमियत ज़्यादा है। यूं भी आपकी बुनियाद मोहब्बत से नहीं, आपके करियर से बनती है। हमें अपने गिर्द सिर्फ मोहब्बत का जाल बिछाकर नहीं बैठे रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में करने को हमें और बहुत से काम है, और बहुत फुल और मोहब्बत फुल टाइम जॉब भी नहीं होती, इसे हमेशा पार्ट टाइम रखना चाहिए। वो एक एक बात उंगलियों पर गिन रही थी और वो उसकी हर बात पर खुलकर हंस रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों को इतने दिलो जान से सुनती हो, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे कुछ और कहो ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो जो आगे भी कुछ बोलने जा रही थी फ़ौरन रुक गई। जी नहीं, ये खुशफहमी है आपकी, उसने रुख बदलते हुए कहा। चलिए मान लेते हैं, हालांकि यकीन करने वाली बात तो नहीं, लेकिन आपका दिल रखना भी शर्त है। वो यूं हंसा जैसे कोई दाना किसी नादान की मोहब्बत की बात पर। मेरे कॉलो फेल में तजाद बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो कहा वही किया। करियर बनाने के बाद ही हमने इश्क किया है, ये बात तो मानती हैं आप। वो बगौर उसे देखते हुए गोया हुआ। वो बेहद नर्वस हो गई। अपनी कैफियत छुपाने के लिए खामखा इधर से उधर टहलने लगी। इसे क्या होता जा रहा है, ये ऐसी बातें भी कर सकता है, कितना अजीब लग रहा है। पिकासो का रिश्तेदार। उसे अपनी सोच पर खुद ही हंसी आई थी और वो मुसलसल उसकी तरफ देख रहा था। फिर एक ख्याल के तहत उसकी आंखें चमकने लगी। देखो तो खूबी अंदाज नक्शे पा, मौज खराम यार भी क्या गुल कुतर गई। उससे जिस शोखी से शेर पड़ा था वो चलते चलते एकदम रुक गई थी। आप बाहर तशरीफ़ ले जाएंगे प्लीज़, उससे तमाम तर मैनर्स एक तरफ रखते हुए कहा। जी ज़रूर। वो नहायत सादतमंदी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन दरवाजे तक जाते हुए दोबारा वापस पलटा। सुनो, ये पोस्टर्स उतार देना, मुझे इनसे जलसी हो रही है। उसने जिस अंदाज में बात कही थी उसे महसूस करके वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जी बेहतर, अब आप बाहर जाएंगे, उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब आप हमारे घर आएंगी तो हम सबसे पहले आपको आदाब मेज़बानी सिखाएंगे, उसने बाहर निकलते हुए कहा। जी शुक्रिया, उसने बहुत अदब से कहा और उसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने नाहक कितनी मेहनत की, वो तो बग़ैर हाथ पाँव हिलाए मेरा हो चुका था। हरकत में वाकई बरकत होती है, ताई अम्मी और मामा की हरकत की वजह से बरकत तो पहले ही पड़ चुकी थी, उसने हंसते हुए सोचा और टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। आखिर टीशू का शुक्रिया भी तो अदा करना है, आफ्टर ऑल वो उस कहानी का मौवन किरदार थी। हौसला अफजाई का अवार्ड तो उसका हक बनता है, और फिर उस शेर का मतलब भी तो पूछना है जो मौसूफ जाते हुए उसे सुना गए थे। ज़रा सा इजहार इश्क और वो भी शेरी ज़ुबान में। अब उनसे तर्जमा पूछते हुए वो कुछ अच्छी तो ना लगती। टिशू की ज़रूरत तो बहरहाल अभी भी थी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। इसके साथ ये बहुत सी प्यारी सी स्टोरी अपने इख्तिताम को पहुँचती है। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।